प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। मैं डॉक्टर संपत राम रैगस आचार्य, राजनीति विज्ञान, SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम BA पार्ट 3 के प्रश्न पत्र प्रथम में हॉब्स के व्यक्तिवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। हॉब्स का व्यक्तिवाद आत्म संरक्षण का अधिकार देने वाले राजनीतिक दर्शन में असाधारण स्थान रखता है। यह न केवल सर्वोच्च सत्ता के निरंकुश अधिकारों को मर्यादित करता है, अपितु ये भी सुनिश्चित करता है कि हॉब्स ने राजनीति में व्यक्तिवाद की विचारधारा का प्रवर्तन किया। उससे पहले राज्य और इसके साथ समाज को व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। यानी राज्य और समाज व्यक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनके हित को सर्वोपरि स्वीकार किया जाता था, चाहे वो राज्य का हो चाहे समाज का हो। हॉब्स पहला दार्शनिक था जिसने व्यक्ति के हितों को, उसके जीवित रहने के अधिकार को सर्वोपरि माना। उसके मतानुसार राज्य और समाज की उत्पत्ति भी इसी हित को सुरक्षित बनाने के लिए हुई है। यानी व्यक्ति को महत्व देते हुए उन्होंने ये कहा कि राज्य और समाज ये जो बने हैं वो उनके हितों को सुरक्षित बनाने के लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण है। अतः राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के जीने का अधिकार की रक्षा करना है। यानी राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के जीने के अधिकार की रक्षा करना है। यही राज्य की सबसे बड़ी उपयोगिता यानी यूटिलिटी है कि वह अराजकता का अंत करके व्यक्तियों के जीवन संकट को दूर करे। यानी अगर अराजकता व्याप्त है राज्य में तो राज्य उनको दूर करते हुए और व्यक्तियों के जीवन संकट को दूर करेगा। यानी व्यक्तियों पे जो संकट आ रहा है उसको वो दूर करने का कार्य करेगा। राज्य का ये महत्वपूर्ण दायित्व है। राज्य अत्यधिक निरंकुश अधिकार रखते हुए भी व्यक्ति के जीवन को कुचल नहीं सकता है, उसके हितों का बलिदान नहीं कर सकता। उसको निरंकुश अधिकार इस दृष्टि से दिए गए हैं। यानी राज्य को जो निरंकुश अधिकार दिए गए हैं वो इस दृष्टि से नहीं दिए गए हैं कि वह समाज में, इसलिए दिए गए हैं कि वह समाज में शांति स्थापित रखे, व्यक्तियों का जीवन और संपत्ति सुरक्षित रखे। राजा की निरंकुश सत्ता का समर्थन व्यक्ति के हितों की दृष्टि से किया जाता है। अतः इसके संबंध में सहबान ये कहता है कि हॉब्स के प्रभु की सर्वोच्च शक्ति उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक यानी पूरक है। उसकी रचनाओं में हमें सर्वप्रथम व्यक्तिवाद का आधुनिक तत्व दृष्टिगोचर होता है। व्यक्ति के हितों पर बल देने के कारण हॉब्स को आधुनिक व्यक्तिवाद का अग्रदूत भी कहा गया है। यानी हॉब्स आधुनिक व्यक्तिवाद का अग्रदूत है। उसका संपूर्ण राजनीतिक दर्शन विशुद्ध व्यक्तिवादी है। इसके संबंध में डेनी के विचार हैं कि उसके सिद्धांत में राज्य की उत्पत्ति उत्कृष्ट होते हुए भी उसका मूलाधार पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी है। ये सब मनुष्यों को प्राकृतिक मानवता पर उतने ही बल देता है जितना मिल्टन या किसी अन्य क्रांतिकारी विचारक ने बल दिया है। हॉब्स ने सर्वशक्तिशाली राज्य के विचारों को स्वतंत्र और समान व्यक्तियों के समुदाय के
तर्कसंगत रीति से निकालने के लिए ही अपने इस नवीन विचार का विकास किया है। नवीन विचारधारा उत्पन्न हुई है। राज्य केवल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ किए गए समझौते से ग्रहण करता है। अब हम बात करते हैं, हॉब्स ने आत्मसंरक्षण के लिए व्यक्ति को संप्रभुता की आज्ञा के प्रतिरोध का अधिकार देकर उसकी निरंकुशता को बहुत कुछ नगण्य बना दिया है। इससे व्यक्ति को यह अधिकार मिल गया है कि वह स्वयं यह निर्णय करें कि जब उसके प्राण संकट में हैं और उसे राजा के आदेश का विरोध करना है। इस प्रकार व्यक्ति को राज्य की निरंकुशता का विरोध करने के लिए महत्वपूर्ण ब्रह्मास्त्र मिल गया है, यानी वो अपने प्राणों की रक्षा कर सकता है। व्यक्ति इससे राज्य की निरंकुशता का सफल प्रतिकार कर सकता है। अतः यद्यपि उसके ऊपर से देखने में तो ये प्रतीत होता है कि हॉब्स निरंकुशता का समर्थक है, वास्तव में वह व्यक्ति के हितों का समर्थन होने से प्रबल व्यक्तिवादी है। अब हम बात करते हैं हॉब्स के व्यक्तिवाद में शासन के भेद। हॉब्स के अनुसार शासन के 3 प्रकार हैं। यदि प्रभुसत्ता एक व्यक्ति में निहित हो तो राजतंत्र यानी मोनार्ची होता है, और यदि कुछ व्यक्तियों में निहित हो तो उसको कुलीन तंत्र, तथा समाज के सब व्यक्तियों में निहित हो तो लोकतंत्र। इस 3 के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का कोई शासन नहीं होता है। यानी हॉब्स के अनुसार शासन के प्रकार बताइए कि अगर एक व्यक्ति में सत्ता है तो राजतंत्र होता है, कुछ व्यक्तियों में है तो कुलीन तंत्र होता है, और सब में होता है तो वो लोकतंत्र माना जाता है। इन तीनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का कोई शासन नहीं होता है। प्रभुसत्ता को अविभाज्य मानने के कारण वह अरस्तु आदि की मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था का घोर विरोधी है। इन तीनों में से वह राजतंत्र को कुछ कारणों से श्रेष्ठ मानता है। वो कारण इस प्रकार से हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसमें हॉब्स से कहता है कि राजतंत्र सबसे बढ़िया शासन माना है, श्रेष्ठ समझा गया है। उसमें पहला कारण यह है कि इसमें राजा तथा राज्य का व्यक्तिक और सार्वजनिक हित एक होता है। राजा के धन और कीर्ति की वृद्धि राज्य की संपत्ति और यश को बढ़ाने वाली होती है। दूसरा, इसमें शासन की स्थिरता और स्थायित्व अधिक होता है। मनुष्य का स्वभाव बड़ा चंचल होता है, ये भी माना गया है। यदि कई व्यक्तियों अथवा लोकतंत्र का शासन होगा तो इसमें अधिक व्यक्तियों के कारण अत्यधिक चपलता और अस्थिरता होगी। एक व्यक्ति के शासन में रहने से अस्थिरता अधिक नहीं बढ़ती है, यानी स्थिरता आती है, इसलिए वो राजतंत्र को अच्छा मानता है। तीसरा जो कारण है राजतंत्र को अच्छा मानने का वो यह है कि राजतंत्र में यद्यपि अपने कृपा पात्रों को धन और अधिकार देने की प्रवृत्ति होती है, निश्चित रूप से होती है कि कुछ व्यक्तियों को राजा ज़्यादा चाहता है, किंतु कुलीन तंत्र एवं लोकतंत्र में यह बुराई बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें शासक की संख्या अधिक होने के कारण उनके कृपा पात्र भी बढ़ जाते हैं। ये निश्चित रूप से है कि अगर शासन में बहुत सारे लोग हैं तो उनके कृपा पात्र भी, उनके नियर डियर भी बहुत सारे लोग होंगे, इसलिए वहाँ पे इसकी संख्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। राजतंत्र का सबसे बड़ा दोष उत्तराधिकारी के होने के कारण होने वाले झगड़ों से होता है। अगर उत्तराधिकारी नहीं है तो फिर राजतंत्र में भी झगड़ा होता है। राज्य के सब विभाग, पार्लियामेंट, कॉरपोरेशन और मजिस्ट्रेट अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखते हैं, यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका वो कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखते हैं। वे प्रभुसत्ता की इच्छा तथा आदेशों का पालन करने के साधन मात्र हैं। प्रभुसत्ता के प्रधान कार्य शांति और सुरक्षा बनाए रखना
इसके साथ साथ ही व्यापार और उद्योग धंधों की देखभाल तथा धार्मिक उपासनाओं का संचालन करना है। इन सब कार्यों को कानून द्वारा पूरा किया जाता है। अब हम कानून की बात करेंगे। कानून की जब बात करते हैं तो डेनिंग का ये मत है कि हॉब्स ने बौद्धों के कानून के विचार में सबसे बड़ा परिष्कार किया है। उसके मतानुसार कानून उचित रूप से उसका वचन है जिसे अन्य व्यक्तियों पर शासन का अधिकार है। ये लक्षण 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश विधि शास्त्री ऑस्टिन के इस लक्षण से मिलता है कि कानून प्रभुसत्ता का आदेश होता है। हॉब्स से सभी राजकीय कानूनों को प्रभु की इच्छा समझता है। वह समय पर राजज्ञा के अतिरिक्त कई प्रकार के नियमों को कानून मानता है। वैसे प्रकृति के नियम, रीति रिवाज, ईश्वरीय नियम, उसके मतानुसार प्रकृति के नियम कानून नहीं है। वे राज्य के संरक्षण और प्रतिरक्षण में सहायक समझे जाने वाले अनुमान या प्रेमएव मात्र होते हैं, थ्योरम होते हैं। रीति रिवाज और रूढ़ियों की बात करें। रीति रिवाज और रूढ़ियाँ क्या है? तो प्राचीन काल से चले जाने के कारण कानूनी नहीं है, किंतु इसलिए कानून माने जाते हैं कि वह प्रभुसत्ता का पालन कराना चाहती है। ये सब सहमति और स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकते। ईश्वर का नियम राजकीय कानून से ऊंचा होता है, किंतु इसकी व्याख्या करने का अधिकार केवल राजा को है। प्रजा के लिए राजा की इच्छा ही कानून है। अब हम बात करते हैं हॉब्स की आलोचना। इससे सिद्धांत की हॉब्स की आलोचना भी हुई है। इसमें बताया गया कि चर्च की सत्ता और महत्ता को नग्न बनाने वाले ऐसे नास्तिक धर्म विरोधी सिद्धांतों के कारण हॉब्स को कहें कि गालियां या कटु आलोचना का शिकार होना पड़ा। इसके संबंध में कोली ने उसे माम्सबरी का महाराक्षस कहा था। इसके साथ साथ व्हाइट हॉल के मतानुसार लेवियाथान ऐसी ही निंदनीय समितियों से भरा हुआ है। इसके साथ साथ जैसे उसके भेग टोड यानी विष से परिपूर्ण होता है। इसके अलावा ब्रैम हिल का विचार था कि ये ग्रंथ सबको आग लगाने वाला है। उसने जितनी गड़बड़ियाँ पैदा की हैं उतनी वनस्पतियों के बगीचे में सुअर भी नहीं पैदा कर सकता। अनेक वर्षों तक संदेहवाद और स्वतंत्र विचार को हॉब्सवाद कहकर निंदित करता है, निंदा की है। इसके संबंध में बेंटली ने हॉब्स को नैतिक पतन का जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ साथ और बहुत सारे विचारकों ने हॉब्स की पुस्तक को जला देने की बात भी कही है। इसके साथ ही वह न केवल धर्म अपितु राजनीतिक दृष्टि से हॉब्स के विचारों की कटु आलोचना की गई है। इसके संबंध में रूसो लिखता है कि हॉब्स का सिद्धांत आत्म विरोधी तथा उत्तेजनाजनक है। उसका राज्य की उत्पत्ति और इसके प्रति सदस्यों की निष्ठा का विचार बड़ा भ्रांत है और उसके सामाजिक संबंधों से उत्पन्न होने वाले समाज इससे पहले ही अराजक दशा से बहुत गया गुजरा है। वस्तुतः वह कोई समाज नहीं है, किंतु केवल भय से संचालित होने वाला पशुओं पर रेवड़ है, जो कि तलवार के जोर से बाड़े में बंद करता है। बहुत सारे झुंड को, यूँ कहें कि बहुत सारे पशुओं को झुंड को ताकत से जोर ज़बरदस्ती से एक बाड़े में बंद करता है। इसके संबंध में लेवियाथान का राज्य दासता पर आधारित है। हॉब्स के विचारों का सबसे बड़ा दोष यही है कि वे तानाशाही और इसके साथ साथ निरंकुश शासन
स्थापित करते हैं। रूसो के मत अनुसार जो व्यक्ति अपने स्वतंत्रता का परित्याग करता है वह अपने मनुष्यत्व को छोड़ देता है। उसके समझौते से बना हुआ समाज वास्तव में कोई समाज नहीं है। उसमें सारा जीवन केवल एक ही व्यक्ति लेवियाथान में केंद्रित है। से सब व्यक्ति निरर्थक भूभार मात्र हैं, भूमि पर भार के रूप में हैं। समाज का मूल तत्व यह है कि उसके सब व्यक्तियों में जीवन का स्पंदन और संचार हो। प्रत्येक व्यक्ति सामूहिक विकास में अपना थोड़ा बहुत अंश प्रदान करे। किंतु हॉब्स ने समाज में सभी व्यक्तियां लेवियाथान के समक्ष नतमस्तक और करबद्ध दास मात्र हैं। रूसो ने प्राकृतिक दशा वाले मनुष्य के हॉब्स द्वारा प्रतिपादित हिंसा का हिंस स्वभाव पर आधारित आपत्ति करते हुए कहता है कि अपने बंधुओं के विनाश से आनंद प्राप्त करने वाला वह प्राणी बड़ा विचित्र रहा होगा। यदि वास्तव में मनुष्य का स्वभाव एक दूसरे का गला काटने वाला हो तो मानव जाति 2 पीढ़ियों से अधिक नहीं चल सकती। यदि यही मानव स्वभाव हो तो हमें अपने बच्चों और बंधुओं की मृत्यु पर प्रसन्नता होनी चाहिए। दया और सहानुभूति राक्षसों का गुण मानना चाहिए। सोते हुए तथा असहाय व्यक्तियों की हत्या कर देनी चाहिए। तो इस प्रकार से हॉब्स के विचारों की, जो मानव स्वभाव के थे, उनके विचारों की आलोचना की गई। धन्यवाद।